Hello everyone, welcome to the free UPSC preparation and welcome to this public administration class. We are discussing about the book of public administration, New Horizon of Public Administration by मोहित भट्टाचार्य। तो 12th चैप्टर जो है इसका वो बेस्ड है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे और इसके अभी तक हम 3 पार्ट जो है वो कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 4th पार्ट के बारे में। आई नो डिस्कशन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है और रीज़न एक ही है क्योंकि आई बिलीव दैट ये जो बुक है इसमें आपको डेप्थ में स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने भी फील किया होगा कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ में ही नहीं आते। रीज़न यही है क्योंकि आपने चीज़ों को इंटरलिंक करके नहीं पढ़ा। अब वो इंटरलिंक करोगे कैसे, उसके लिए आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो हो। एंड आई प्रेफर दिस बुक, मोहित भट्टाचार्य ये जो बुक है दैट्स अ गुड बुक टू रेफर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इस चैप्टर का लास्ट डिस्कशन वीडियो रहेगा ये, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द चैप्टर नंबर 13। यहाँ पर बात होती है एरियाज एंड मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन कब इंटरेक्ट करते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन पॉइंट क्या है। चलो ठीक है, हमने मान लिया पॉलिसी मेकिंग के दौरान पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेक्ट करते हैं, बट क्या पॉलिसी मेकिंग के अलावा भी ऐसे कोई इंटरेक्शन पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट मिलते हैं। तो यही है पहला डिस्कशन टॉपिक, दैट द एरियाज एंड मोड्स ऑफ इंटरेक्शन। पीटर सेल्फ identifies 4 important areas of interaction between the politician and the administrator. The very first is policy making, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिसी बनानी तो पॉलिटिशियंस को होती है, लेकिन जो एडवाइस चाहिए होती है उनको, जो भी टेक्निकल एडवाइस चाहिए होती है वो कौन देता है जी, एडमिनिस्ट्रेटर्स देते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग ऐसा एरिया है जहाँ पर इनका इंटरेक्शन होता है। देन द आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, भी किसके इंटरेस्ट को प्रेफर किया जाना चाहिए, इनके बीच में जो एडजस्टमेंट है, जो समझौता होता है, उसके लिए पॉलिटिशियंस और एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में जो है इंटरेक्शन होता है। देन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड लोकलाइज्ड क्लेम्स, इंडिविजुअल क्लेम्स, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर के या जो पॉलिटिशियंस हैं उनके इंडिविजुअल क्लेम होते हैं, उनके रिगार्डिंग में इनका इंटरेक्शन होता है। एंड एक होता है ना कि अगर आप एक ऑफिशियल हो तो जनरली होता है कि आपके पास पावर है तो डिस्क्रिशनरी बिहेवियर ज़्यादातर देखने को मिलता है। जब डिस्क्रिशनरी बिहेवियर सामने आता है तो उसके ऊपर क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इतनी पावरफुल एक एंटिटी है एडमिनिस्ट्रेशन, वो अगर डिस्क्रिशनरी बिहेवियर करे तो फिर सिटीजन्स का क्या होगा। हमने स्टेट के आर्बिट्रेरी बिहेवियर से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है, हमने चेक एंड बैलेंस लगा दिया, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मैक्स वेबर वाली बात को ध्यान में रखें, मैक्स वेबर ने भी ये माना था कि इन रियलिटी जो ब्यूरोक्रेसी है वो काफ़ी पावरफुल है और उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कुछ मेथड बताए थे जिसके तहत हम ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकते हैं, और उन्हीं में से एक मेथड था आपका पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो पॉलिटिकल अथॉरिटी अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उसके लिए ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल भी तो होना पड़ेगा। अगर ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल ही नहीं है देन उसका जो डिस्क्रिशनरी या जो उसकी मनमर्जी का जो बिहेवियर है ना, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे। तो तीसरा इंटरेक्शन फोर्थ इंटरेक्शन पॉइंट यही है, द बैलेंस बिटवीन द पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। तो ये कहते हैं कि पहले 2 केस में, यानी कि पॉलिसी मेकिंग और आर्बिट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाले केस में पॉलिटिशियन पॉजेस द फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, उनका काम है। यहाँ पर क्या होता है कि पॉलिटिकल डिसीजंस में एडमिनिस्ट्रेशन उनकी हेल्प करते हैं। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटर सप्लाई द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन। थर्ड केस में यहाँ पर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर डिफेंड देयर डिस्टिंक्टिव मेथड ऑफ यूनिफॉर्मिटी अगेंस्ट पॉलिटिशियंस फ्रीक्वेंट इंटरेस्ट इन इन्फ्लुएंसिंग पर्टिकुलर डिसीजन। होता ये है कि जब भी पॉलिटिशियन इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेंगे, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। एंड फोर्थ केस के अंदर ये फोर्थ केस रिप्रेजेंट एन इनएविटेबल पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द टू ग्रुप। ये जो फोर्थ केस है जिसमें पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को बैलेंस करना चाहिए,
ये एक ऐसा कन्फ्लिक्ट पॉइंट है जहां पर आपको दोनों की ज़रूरतों को और दोनों के इंटरेस्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन है, मोड ऑफ इंटरेक्शन। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो आई एम श्योर आपको बहुत सारे नए इनपुट्स भी मिलेंगे एंड पढ़ना भी चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ नोट्स शेयर नहीं करती, रीज़न यही है कि आई फील आपको ये चीज़ जो है वो बुक से ही पढ़नी चाहिए। एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाती है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा या उसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन करवाना है तो फिर आप बता सकते हैं। ठीक है, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल आप ही के पास है, आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारा जो मेल आईडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी पॉलिटिक्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग किसका काम है? प्लानिंग मेनली पॉलिटिशियंस का काम है। व्हेन आई एम सेइंग द पॉलिटिशियन आई मीन पॉलिटिकल अथॉरिटी। पॉलिटिकल अथॉरिटी का काम है प्लानिंग का, लेकिन प्लानिंग में हेल्प कौन करता है? ये एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है? प्लानिंग प्रोसेस में आपको सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन की जो डिमांड्स है उनको बैलेंस करना होता है, तभी तो प्लानिंग होती है, तभी तो पॉलिसी बनती है। लेकिन जब भी एक प्लान डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस वो कम होता जाएगा। जब तक प्लान बन रहा है तब तक उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब प्लान बन चुका है तब उसके बाद में पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस कम होता जाएगा। लेकिन मुद्दा ये होता है कि जो इम्प्लीमेंटेशन वाली स्टेज है वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि कोई स्कीम चलाएगी गवर्नमेंट के तहत, और उस स्कीम में जब वो स्कीम बन रही थी या जब वो प्लानिंग हो रही थी, पॉलिसी बन रही थी, तब आराम से बनी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए आपने भी सुना होगा कि हमारे यहाँ पॉलिसी बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। और इम्प्लीमेंटेशन में एक मेन रीज़न ये भी है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता कैसे है? यहाँ पर पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि अपने चहेते जो लोग हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, तो वो या तो क्लाइंटेल मैनिपुलेशन करते हैं या फिर वो साइट मैनिपुलेशन करते हैं। जो चीज़ होनी चाहिए थी किसी पर्टिकुलर एरिया में वो चीज़ दूसरे एरिया में हो रही है ना। साइट का मैनिपुलेशन होता है, क्लाइंट मैनिपुलेशन होता है। तो जब भी गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाती है, स्कीम बनी तब तक तो ठीक है, उसकी जो टेक्निकल डिटेल्स होती हैं तो उनके अंदर पॉलिटिशियंस का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जब वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही होती है, बेनिफिशियरी हो सकता है कि बेनिफिशियरीज मैनिपुलेट किए जाएं, ठीक है, या फिर साइट मैनिपुलेशन हो। तो ये क्या है? इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है अननेसेसरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब भी उतनी ही बनी रहती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियंस जाते हैं ब्यूरोक्रेसी के पास, ब्यूरोक्रेट्स के पास, और ब्यूरोक्रेट से वो कहते हैं कि ये काम आपने करना है। लेकिन यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? ब्यूरोक्रेसी अपने जो रूल्स हैं, बताए गए रूल्स हैं, उनको फॉलो करती है, और पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन क्या करते हैं? वो इंटरवेंशन कर रहे हैं। तो दोनों के जो इंटरेस्ट है वो क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे से। Okay, so bureaucratic rule adherence and the political intervention in the interest of the client often clash with each other. Patronage and corruption are closely associated with frequent and numerous concessions that are obtained for the client by politician in violation of rules and procedure. अब यहाँ पे पॉलिटिशियन आए वो और वो अपने सगे संबंधियों के लिए क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कंसेशन लेने की कोशिश करते हैं, एंड दैट लेड टू द राइज ऑफ पैट्रोनेज एंड करप्शन। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर भी ना इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बजाय क्या करता है? टेक द शेल्टर अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन। और यहाँ पर एक ही आंसर देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा कि मेरे हाथ तो जी बंधे हुए हैं, माई हैंड्स आर टाइड। तो इससे क्या होता है कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो बढ़ता रहता है, कम होने का नाम नहीं लेता, और अल्टीमेटली किसको सफ़र करना पड़ता है? लोगों को सफ़र करना पड़ता है, राइट। तो ये है। नेक्स्ट आता है जी वेनिशिंग लेवल। डाइकोटोमी है पॉलिटिकल अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के बीच में। जो ये डाइकोटोमी चल रही है पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, ये डाइकोटोमी एक पॉइंट पे जा करके ख़त्म हो जाती है। दीज आर नॉट टू पैरेलल लाइन्स। ये वो लाइन्स हैं जो अल्टीमेटली एक पॉइंट पे आकर के ख़त्म होती हैं, मिल जाती हैं, तो उसको बोलते हैं वेनिशिंग लेवल।
द डाइकोटोमी इज वेनिश्ड एट द टॉप लेवल। और पीटर शेल्फ कहते हैं दैट देर आर सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल पैटर्न एट द टॉप मैनेजरियल लेवल दैट हैव एन ऑब्वियस इफेक्ट अपॉन द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप टू गेट इट्स वे। पीटर शेल्फ कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चरल पैटर्न्स हैं एट द टॉप मैनेजरियल लेवल जिसका इम्पैक्ट या जिसका इफेक्ट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच की जो एक्चुअल रिलेशनशिप है उनके ऊपर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन से, मतलब इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पॉलिटिकल अथॉरिटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, दोनों की जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से डेवलप हुई, उसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, है ना। वो रीज़न क्या क्या है? पहला तो ये, हाउ दे ऑक्यूपाइड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। क्या एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी पोजीशन को एक्वायर करने के लिए किसी की मदद ली थी, या ऑनेस्टी से उसने अपनी पोजीशन को एक्वायर किया, ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, दूसरा ये, क्या पॉलिटिकल अथॉरिटी ने भी ऐसा ही किया था? क्या उसने भी किसी की रेफरेंस से उस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया या नहीं? सो हाउ दे ऑक्यूपाइड देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन मैटर्स ए लॉट। देन उनके रोल्स कितने डिफरेंशिएटेड हैं, लाइक हाउ शार्पली रोल्स आर डिफरेंशिएटेड। और तीसरा आता है कि उनके बिलीफ और एटीट्यूड के अंदर कितनी कोहेसिवनेस है, मतलब पॉलिटिकल अथॉरिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी किन किन चीज़ों के ऊपर एग्री करते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर उनका जो बिलीफ है या जो एटीट्यूड है वो मैच करता है। एंड नेक्स्ट, कल्चरल बैकग्राउंड भी बहुत मैटर करता है, हिस्टोरिकल रिलेशन भी। हिस्टोरिकल रिलेशन अगर आप समझें ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी के पर्सपेक्टिव से, तो मैंने आपको लास्टली भी शायद बताया हो, अगर नहीं बताया तो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की जो रूट्स हैं वो हैं ब्रिटिश टाइम्स की, है ना। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स वर द मास्टर्स एंड इंडियंस वर द सब्जेक्ट और द सर्वेंट्स। ठीक है, तो मास्टर और सर्वेंट की जो रिलेशनशिप है वो डेवलप होती है। मास्टर्स अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ब्यूरोक्रेसी बनाते हैं, सिविल सर्विस बनाते हैं, तो उनके अंदर भी ये मास्टर वाला एटीट्यूड आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सेम इंस्टीट्यूशन को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू तो करते हैं, लेकिन ये जो उसकी आइडियोलॉजी थी, जो कल्चर था, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर था ब्रिटिश टाइम का, ये हम इरेज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो इट वॉज द रूलर ब्यूरोक्रेसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ ब्रिटिश टाइम हैज़ बीन हार्ड टू इरेज। अब हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो अलग अलग कल्चरल, अलग अलग लिंग्विस्टिक, रीजनल बैकग्राउंड से आती है। मिनिस्टर्स का भी अलग अलग बैकग्राउंड है ना, उनका एक अपना, मतलब हमारा भी अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, प्रेजुडाइज होता है, एंड दैट इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप विद द टॉप ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर कुछ कमेटी को क्वाट किया गया है। द वेरी फर्स्ट इज संतनाम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। संतनाम कमेटी कहती है कि there is a widespread impression that failure of integrity is not uncommon among the ministers। ये याद रखना कि संतनाम कमेटी बहुत पहले इस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, तो उनकी रिकमेंडेशन आप एक बार मतलब ध्यान से पढ़ें। ठीक, संतनाम कमेटी ने ये माना था कि जो मिनिस्टर्स हैं उनमें इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी नहीं है, एथिकल बिहेवियर नहीं है उनका। सम मिनिस्टर्स who held office during the last 16 years have enriched themselves illegitimately, obtained good job for their sons and relation through nepotism, and have reaped other advantages inconsistent with any notion of purity in public life। मतलब गलत तरीके से या अपनी जो ऑफिशियल पोजीशन थी उसकी मदद से उन्होंने क्या किया है, एडवांटेज उठाया है, मतलब फ़ायदा उठाया है। इन द सेम मैनर ARC भी ये बात कहती है। ARC भी बेसिकली ये मानती है कि द डिफरेंस इन अप्रोच एंड मैनर ऑफ वर्क हैड बीन द कॉज ऑफ स्ट्रेन बिटवीन द टू। ठीक है, तो दो अथॉरिटी है हमारे सामने, ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल। तो पहले तो हमने डिस्कस किया कि इनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो कैसे डेवलप हुई, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड कि एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर का डिस्कशन था वो ऑलमोस्ट हो चुका है।
बट अगर आप लास्ट पेजेस को देखो ना, चैप्टर के लास्ट पेजेस को देखो, तो वहाँ पर अलग अलग गवर्नमेंट का आपको कंपैरेटिव एनालिसिस दिया गया है। जैसे ब्रिटेन का दिया गया है, अमेरिका का है, फ्रांस का है। तो मैंने कुछ लाइन यहाँ पे ऐड की है एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, ये कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट। ठीक है, तो पहला आता है जी अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट। अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो आपका टॉप पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, जैसे ही वो सेलेक्ट होगा, जैसे ही वो इलेक्ट होते हैं, वो अपने साथ टॉप एग्जीक्यूटिव को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि एट द टॉप लेवल पॉलिटिकल अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। अल्टीमेटली जो टॉप एग्जीक्यूटिव है वो किसके द्वारा चूज की गई है? वो चूज की गई है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, सो दे आर पर्सनली सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट टू एक्ट एज हिज क्लोज एडवाइजर। यहाँ पर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा क्या होता है, प्रॉब्लम एरिया क्या होता है कि आपको सही बंदे सेलेक्ट करने हैं। तो रिक्रूटमेंट ऑफ राइट काइंड ऑफ पर्सन्स बिकेम एज मच प्रॉब्लमेटिक एज मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इन दी टॉप मैनेजमेंट। एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, एंड द टॉप एग्जीक्यूटिव शेयर द प्रेसिडेंट्स पॉलिटिकल व्यू। नेक्स्ट आता है फ्रांस का। फ्रांस में क्या होता है कि काफी हद तक फ्रांस की गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी ओरिएंटेड है। फ्रांस का जो प्रेजेंट सिस्टम है, प्रेजेंट गवर्नेंस सिस्टम है, ये है, इसको हम बोलते हैं फिफ्थ रिपब्लिक। तो फिफ्थ रिपब्लिक से पहले जो सिस्टम था, ठीक है, वो क्या था, बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी थी दैट एक्टेड एज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, फिफ्थ रिपब्लिक से पहले, या मैं आपको बताऊं, फ्रांस में ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत रही, बहुत लंबे टाइम तक फ्रांस पॉलिटिकली इंस्टेबल रहा। और इंस्टेबिलिटी के दौरान ब्यूरोक्रेसी वॉज द एंटिटी जिसने पूरा गवर्नमेंट स्ट्रक्चर संभाल के रखा। ठीक है, जिसने स्टेबिलिटी का एक एलिमेंट है वो गवर्नमेंट में ऐड किया। तो यहां पर भी क्या होता है, जस्ट लाइक द अमेरिकन सिस्टम, फ्रेंच मिनिस्टर हैज अ कैबिनेट ऑफ हिज ओन विद द हेल्प ऑफ विच ही मैनेज हिज डिपार्टमेंट। Traditionally, the minister's cabinet used to consist of his political supporter. Thus, in France, career executive occupied position which are clearly political in nature. ठीक है, तो ये भी सिस्टम कुछ हद तक एट द टॉप लेवल अमेरिका जैसा ही है। ओके, तो लेट्स कंक्लूड द होल डिस्कशन। The structure of top management in various countries has tried differently to arrange the politics or administrative relationship. इंडिया में अलग है, ब्रिटेन में अलग है, यूएसए में अलग है, फ्रांस में अलग है। यानी हर एक कंट्री ने इसको एडजस्ट करने के लिए, इसको अरेंज करने के लिए अलग अलग एफर्ट्स किए हैं। अलग अलग कल्चरल पिक्यूलियरिटीज़ हैं जिनको फोकस करना होता है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशंस हैं अक्रॉस द नेशन, और ये चीज़ें पॉलिटिक्स को या पॉलिसी मेकिंग को या एडमिनिस्ट्रेशन को, मान लीजिए, काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन इतना हमने डिस्कस किया, एंड विद दिस डिस्कशन वी कैन से, विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दैट द पॉलिटिक्स वर्ड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट सच एन एग्ली वर्ड एज इट इज ऑफन मेड आउट टू बी। हम कहते ना कि राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो ये इतना भी गलत शब्द नहीं है जितना हमें बताया जाता है या जितना हमें दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर काफ़ी हद तक समझ में आया है, और अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, जल्दी ही आपको ये सारे जो नोट्स हैं या बाकी का जो रेलेवेंट मटेरियल है हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा और कोई डाउट है तो आप एक बार हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल देख लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, और वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारे जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो पसंद आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे या कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल मिलेंगे हम विद द चैप्टर नंबर 13, एंड उम्मीद करते हैं कि उसमें भी हमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले। ठीक है जी, तो चलिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।